नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि भाई हम लोग 9 सितंबर से इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा कारनामा यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है जो कि किसी टीचर द्वारा एक फाउंडेशन कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पर तमाम टीचर देखे होंगे, क्योंकि भाई वो केवल अपना टीचर का अभिव्यक्ति हाजिर करने आते हैं। वो केवल ये बताते हैं कि हमारा टीचर ऐसा पढ़ा सकता है, आप आइए एप्लीकेशन पर, बस इनसे पढ़िए। केवल 10 या 5 क्लासेस YouTube पर मिलेंगी। पूरा कोर्स किसी टीचर ने आज तक के रिकॉर्ड बता रहा हूँ YouTube पर पढ़ाया नहीं होगा। तो पहली बार YouTube के इतिहास में एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने आया हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पेड नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सफ़र पे चलते हैं अपने। देखिए, आज थोड़ा टेक्निकल इशू है, इस वजह से ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचूंगा और आशा करता हूँ अपनी क्लास बहुत अच्छी होगी और आप लोगों की स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। क्या देखना है हम लोगों को आज? दोस्तों, हम लोगों को पढ़ना है क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोगों को पढ़नी है, यानी कि इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। देखिए, आज केवल इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि राज्य व्यवस्था का केवल परिचय बताया जाएगा। थोड़ा सा कल बताएंगे, कल ये चीज़ चैप्टर ये कंप्लीट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 1773 से लेकर के और उसके बाद जाएंगे 1947 तक। उसके बाद भाग 1, 2, 3, 4, 22 तक चलेंगे धीरे धीरे। करते हैं राज्य व्यवस्था का परिचय पर चर्चा। तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ केवल 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे। आपको यहाँ केवल 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे। एक दे रहा होगा भारतीय और एक दे रहा होगा भैया राज्य व्यवस्था। क्या दे रहा होगा? एक दे रहा होगा भारतीय, दूसरा राज्य व्यवस्था। अच्छा दोस्तों, आप इन 2 टर्म से या इन 2 शब्दों से क्या समझ रहे हैं? भाई क्या समझ रहे हैं इन 2 शब्दों से आप? भाई एक तो शब्द दे रखा है भारतीय, दूसरा राज्य व्यवस्था। मतलब इसका यही हुआ कि भाई भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब भारत को चलाने वाली राज्य व्यवस्था। मतलब भैया भारत को चलाने वाली व्यवस्था या भारत को चलाने वाली राज्य व्यवस्था, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो एग्जैक्ट बच्चा भारत है क्या एक्चुअली? मतलब बात यहाँ आती है, भारत है क्या एक्चुअली? सर, भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब भारत को चलाने वाली राज्य व्यवस्था। इसका मतलब भारत है क्या एक्चुअली? तो देखिए दोस्तों, भारत एक राज्य है। भारत क्या है? आप लोग कहेंगे सर भारत एक देश है। क्या है? भारत एक देश है। मान लिया मैंने, आपका देश है, मैं मान रहा हूँ भारत आपका देश है। लेकिन दोस्तों, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो पहले समझें, क्योंकि संविधान भारत को देश नहीं मानता है। देश तो हम लोग नाम दे देते हैं, लेकिन संविधान जो मानता है भारत को, वो मानता है क्या? राज्य। तो भारत एक क्या है? राज्य। भारत क्या भैया? एक है राज्य। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ भैया? भारत एक राज्य, यानी भारत राज्य को चलाने वाली व्यवस्था। इसका अर्थ यही हुआ ना कि भैया भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब भारत को चलाने वाली राज्य व्यवस्था, और भारत एक राज्य है तो इसका मतलब भारतीय राज्य को चलाने वाली व्यवस्था। भाई एग्जैक्ट आंसर इसका यही तो निकलेगा कि भैया भारतीय राज्य को चलाने वाली राज्य व्यवस्था। क्या? भारतीय राज्य को चलाने वाली राज्य व्यवस्था। ठीक है भैया, भारतीय राज्य को चलाने वाली राज्य व्यवस्था, इसका मतलब तो ये। अब दोस्तों सुनिए, ये जो राज्य है दोस्तों, ये जो राज्य है ये एक अमूर्त अवधारणा है। कैसी अवधारणा है भैया? राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। कैसी? अमूर्त। देखिए दोस्तों, 2 टर्म होते हैं। एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और एक होता है मूर्त, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, मतलब मूर्त। अमूर्त मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, मूर्त मतलब जिसे हम देख सकते हैं। तो राज्य क्या है? राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। क्या है? अमूर्त अवधारणा है। क्या है भैया? अमूर्त अवधारणा है।
लेकिन दोस्तों इसी अमूर्त अवधारणा की मूर्त अभिव्यक्ति क्या है? मूर्त व्यक्त रूप क्या है इसका? मतलब ये जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है भैया, राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, और इस अमूर्त अवधारणा की मूर्त व्यक्ति क्या है, यानी कि मूर्त अवधारणा क्या है? वो है राज्य, सरकार। क्या है? सरकार। क्या भैया? सरकार। सरकार मतलब भैया कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, यही भैया। क्या बात हुई कि भाई राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, और इस अमूर्त अवधारणा की मूर्त अवधारणा क्या है? तो सरकार है। सरकार है भाई। राज्य को हम नहीं देख सकते, लेकिन सरकार को हम देख सकते हैं। राज्य को हम नहीं देख सकते, लेकिन भैया हम सरकार को देख सकते हैं। भाई मोदी सरकार है, हम देख सकते हैं कितने मंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमें पता है सब। क्या है भैया? इसी मूर्त अवधारणा की मूर्त रूप क्या है? तो सरकार है। सरकार मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसका मतलब यही भैया। तो सर भारत एक राज्य है, और ये राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, और इस अमूर्त अवधारणा की मूर्त रूप क्या है भैया? सरकार है। ये बात हमने चर्चा करी। तो सर हम बता रहे थे कि भारत एक राज्य है, तो भैया हम कैसे पहचान करेंगे कि भारत एक राज्य है? भैया हम कैसे पहचान करें कि भारत एक राज्य है? कैसे हम पहचान कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। कितने तत्वों का? राज्य होने के लिए कितने तत्वों का भैया? 4 तत्वों का होना आवश्यक है। कितने तत्व? 4 तत्व। ठीक है, 4 तत्वों का होना आवश्यक है। जैसे भैया नंबर 1 भूमि, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 सरकार, नंबर 4 संप्रभुता, देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि भैया भारत एक राज्य है, और इस राज्य की पहचान के लिए हमें क्या चाहिए भैया? 4 तत्वों का होना आवश्यक चाहिए। भैया राज्य की यदि पहचान करनी है तो हमें देखना होगा कि इसके पास 4 तत्व हैं या नहीं है। देखते हैं हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत एक राज्य है या नहीं है। देखिए सुनिए भैया, पैरामीटर हमारे पास है कि भैया 4 तत्व होने चाहिए। देख लो, आ जाओ। देखो भारत के पास भूमि है भैया, है भाई, भारत के पास भूमि है। जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, वो भी भारत की एक भूमि है। तो क्या है? भारत के पास भूमि है भैया, ठीक है। भारत के पास जनसंख्या है भैया, है। मैं आप सभी लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है देश में हमारे। वो क्या है? भारत की एक जनसंख्या भैया, भारत की जनसंख्या है। तो भारत के पास भूमि भी है, जनसंख्या भी है, भूमि भी है, जनसंख्या भी है। भैया भारत के पास सरकार है क्या? भाई सरकार है भारत के पास। मोदी की सरकार है भाई, मोदी जी की सरकार है ना भारत में, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसे कहा जाता है मोदी जी की सरकार है भाई। तो सरकार भी है भैया, राज्य भारत के पास सरकार भी है। और भारत के पास संप्रभुता है क्या भैया? भारत के पास संप्रभुता है क्या? देखिए सुनिए, पहले ये समझिए कि संप्रभुता होती क्या है। दोस्तों संप्रभुता क्या होती है? देखिए सुनिए, संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी आंतरिक या बाह्य दबाव से मुक्त होकर के निर्णय लेने की क्षमता। भाई मेरे पास ना ही कोई बाहर का दबाव है, ना ही मेरे पास कोई आंतरिक दबाव है, ना ही मेरे पास कोई मतलब अंदर का दबाव है। मैं निर्णय ले सकता हूँ, मुक्त होकर निर्णय ले सकता हूँ। एक बात बताइए, भारत से अमेरिका कहे कि भाई आपको रसिया से तेल नहीं लेना है, तो क्या भारत मान जाएगा? भैया मैं कह रहा हूँ कि भैया यदि अमेरिका कहे भारत से कि भैया भारत वालों या भारत सरकार आपके लिए रसिया से तेल नहीं लेना है, तो क्या भारत मान जाएगा? भाई नहीं मानेगा, उसकी इच्छा है। या रसिया कहे भारत से कि भाई अमेरिका से तुम व्यापार मत करो, भारत मान जाएगा? नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि भैया वो संप्रभु राष्ट्र है।
क्या है, संप्रभु राज्य है। क्यों भैया, वो निर्णय ले सकता है, किसी आंतरिक या बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय ले सकता है। तो क्या है भैया, भारत के पास संप्रभुता भी है, भारत के पास संप्रभुता भी है। ठीक है, भारत के पास संप्रभुता भी है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया जब भारत राज्य है तो भैया हमें एक बात और बताइए सर, कि जो हमारे जो यूपी है, बिहार है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, सर ये क्या है फिर? सर ये क्या है फिर? सर यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है सर फिर? तो दोस्तों एक बात सुनिए, आप लोगों ने एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी कक्षा 10 तक, और उसमें इतिहास वगैरह का पोर्शन पढ़ा होगा। उसमें इतिहास के पोर्शन में जो आज आप लोग जो राज्य कह रहे हैं ना, इन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र वालों को, इनको इतिहास की किताब में, या दोस्तों अभी भी बता रहा हूँ मैं, अभी भी करंट में भी दोस्तों इन्हें बोला जाता है प्रोविंस यानी प्रांत। अभी भी आपने न्यूज़ सुनी होगी कभी कभी कि भी पंजाब प्रांत में ये हुआ, पंजाब प्रांत में ये हुआ, संयुक्त प्रांत में भी हुआ, मतलब यूपी में ये हुआ। तो कहीं ना कहीं ये प्रांत हैं, भारत एक राज्य है। और भैया यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये क्या है? ये भैया प्रांत हैं। इतनी बात समझ में आई? एक बात बताओ भाई, हम कैसे पहचान करेंगे भैया ये प्रांत है या राज्य है? हम कैसे पहचान करें यूपी, बिहार या महाराष्ट्र के कि भाई ये प्रांत हैं या राज्य है? तो आइए देखते हैं। हमारे पास तो पैरामीटर है भैया, हमारे पास तो पैरामीटर है ना, तो हम देख लेंगे। तो हम देखते हैं, आइए समझते हैं। देखो सुनो भैया, यूपी के पास अपनी भूमि है भैया, भूमि है यूपी के पास। जनसंख्या है, बिल्कुल जनसंख्या भैया, 24 करोड़ जनसंख्या यूपी के पास। भाई ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, कुल 2 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। पूरे यूरोप की जनसंख्या 24 करोड़ है, उतने हमारे अकेले यूपी की है। तो क्या है भैया, यूपी के पास जनसंख्या भी है, यूपी के पास सरकार भी है भैया, सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बाबा जी की सरकार है, मतलब योगी आदित्यनाथ जी हैं सीएम यूपी में, तो बीजेपी की सरकार है। तो ये दोस्तों यूपी के पास संप्रभुता भी है क्या भैया? यूपी के पास संप्रभुता भी है क्या? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मतलब यूपी बिना किसी आंतरिक या बाह्य दबाव के निर्णय ले सकता है? निर्णय ले सकता है क्या दोस्तों? मैं कह रहा हूँ नहीं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये जो दिल्ली के सीएम साहब हैं अरविंद केजरीवाल, दोस्तों दिल्ली के जो सीएम साहब हैं अरविंद केजरीवाल, इनको सिंगापुर नहीं जाने दिया गया। बिना भारत सरकार की अनुमति के इनको सिंगापुर नहीं जाने दिया गया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं ये जो आप लोग जो राज्य कह रहे हैं और जो प्रांत जो हैं, इनको संप्रभुता प्राप्त नहीं है। आई बात समझ में? अभी दोस्तों एक न्यूज़ और देखिए, मेरा क्या काम है, मैं सिद्धांत के साथ साथ दोस्तों, सिद्धांत के साथ साथ मैं आपको व्यवहार चलता हुआ दिखाई दे दूंगा भैया। सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार आपको मैं चलता हुआ दिखा दूंगा समाज में। तो न्यूज़ आती रहती है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पंजाब में और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का क्षेत्र बढ़ा दिया गया। बीएसएफ का क्षेत्र बढ़ा दिया गया कहाँ? पंजाब में और पश्चिम बंगाल में। अगर दोस्तों इनके पास, इन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल के पास यदि संप्रभुता होती तो दोस्तों ममता बनर्जी रोक न लेती। यदि दोस्तों इनके पास संप्रभुता होती तो भैया ममता बनर्जी रोक न लेती। इसका मतलब यह है कि भैया इनके पास संप्रभुता नहीं है, इनके पास संप्रभुता नहीं है ना, इसलिए ये राज्य नहीं है। क्या है? प्रांत है। क्या है? प्रांत है भैया। तो एक बात बताइए, राज्य होने के लिए कितने तत्व होने चाहिए आवश्यक? 4। कितने तत्व राज्य होने के लिए? 4। कौन कौन से? भूमि,
जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। एक बात बताइए दोस्तों कि राज्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा चाहिए हमें? सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा चाहिए? संप्रभुता, एग्जैक्ट। तो हमें राज्य होने के लिए संप्रभुता का होना आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि महत्वपूर्ण जो तत्व है राज्य होने के लिए वो कौन सा है? वो एक संप्रभुता है। क्यों भैया? पूरा का पूरा खेल तो संप्रभुता का ही है ना यहाँ पे। भाई किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जिसके पास है वो राज्य है, जिसके पास नहीं है वो राज्य नहीं है, वो क्या है? प्रांत है। अब दोस्तों कहने के लिए तो हम राज्य को देश भी कह देते हैं और इनको राज्य कह देते हैं। कहने के लिए क्या है? तो भाई कहने के लिए तो गांव देहात में किसी का नाम है वकील, अब वो रहता है बिल्कुल अनपढ़। किसी का नाम है गांव देहात में वकील, वो रहता है बिल्कुल अनपढ़। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई किसी का नाम है शीतल, किसी का नाम है शीतल। अब भाई रहती है वो ऐसे जैसे उबला हुआ पानी। रहती है वो वैसे जैसे उबला हुआ पानी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि भैया नाम तो कुछ भी हो सकता है। नाम से क्या मतलब है? नाम से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो भैया इतनी बात समझ में आई आप लोगों को कि भैया भारत एक राज्य है और राज्य होने के लिए 4 तत्व होने आवश्यक हैं। और यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब ये क्या है? ये भैया प्रांत हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रांत हैं। 4 तत्व होने आवश्यक है। चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होना आवश्यक है? कौन सा? तो संप्रभुता। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी 2021 में सवाल यही था, पहला सवाल। यहाँ से देखिए, जहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ वहाँ से सवाल पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको वही कि मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कोशिश मैं यही करता हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बच के ना जाने पाए और 0 से हाई लेवल तक लेकर के जाया जाए। इसलिए मैं पहली क्लास में इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। सॉरी दोस्तों। तो हम लोग पहुँचेंगे भैया, आइए आगे समझते हैं। डस्टर कहाँ है? आइए, तो दोस्तों हमने जाना कि भैया आप कह रहे हैं कि भाई एक तरफ तो है राज्य बोल दो, या आप इसे बोल दो क्या? देश। बात एक ही है, लौट फिर के अगर कहना चाहो तो बात एक ही है, राज्य या देश। आप लोगों ने देखा भैया, राज्य या देश एक ही बात है। दोस्तों राष्ट्र भी एक बात है क्या? मैं कह रहा हूँ भाई देश और राज्य तो एक बात है, लेकिन क्या राष्ट्र भी एक ही बात है? राष्ट्र क्या बच्चा? राष्ट्र भी एक ही बात है क्या? राष्ट्र भी एक ही बात है क्या? देखिए समझिए, एक बात नहीं है, अंतर दोनों में बहुत अंतर है भाई, बहुत अंतर है दोनों में। कैसे भैया? इसे होने के लिए तो भैया 4 तत्व होने चाहिए, 1 2 3 और ऐसे होने चाहिए 4। भैया इसे होने के लिए कितने चाहिए? 4 तत्व। पहला भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। राज्य होने के लिए 4 तत्व चाहिए। भैया राष्ट्र की पहचान हम कैसे करेंगे? राष्ट्र क्या है? इसकी पहचान कैसे करें हम? तो समझिए राष्ट्र क्या है। देखो दोस्तों, राष्ट्र का मतलब होता है समाज के बीच आपसी जुड़ाव। क्या? समाज के बीच आपसी जुड़ाव, भावनात्मक जुड़ाव। आप इसमें सेंटिमेंट, क्या? एक भावनात्मक जुड़ाव। राष्ट्र का मतलब एक भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए। और ये जुड़ाव दोस्तों, ये जुड़ाव भैया किसी धर्म के आधार पर भी हो सकता है। ये जुड़ाव धर्म के आधार पर भी हो सकता है दोस्तों। ये जुड़ाव भाषा के आधार पर भी हो सकता है भैया।
ये जुड़ाव भाषा के आधार पर भी हो सकता है, और ये जुड़ाव भैया हमारा संस्कृति के आधार पर भी हो सकता है, और ये जुड़ाव भैया हमें इतिहास के आधार पर भी हो सकता है। किसके? ये जुड़ाव इतिहास के आधार पर भी हो सकता है। मैंने कहा कि भैया देश या राज्य अलग कॉन्सेप्ट है और राष्ट्र हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। कैसे भैया? तो राष्ट्र का मतलब है समाज के बीच आपसी जुड़ाव, समाज के बीच आपसी जुड़ाव। तो ये आपसी जुड़ाव भैया हमें धर्म के आधार पर भी देखने को मिलता है, संस्कृति के नाम पर भी देखने को मिलता है, और भैया इतिहास के नाम पर भी देखने को मिलता है। ना। तो भाई जैसे अभी दोस्तों आप इन बाबाओं के वक्तव्य सुनिए, इन बाबाओं के प्रवचन सुनिए। आप लोग तमाम मांग उठती है देश में, हमारे तमाम देश में मांग उठ रही है कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र। अरे दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपको एक ही धर्म चाहिए देश में, तो देख लीजिए अपने पड़ोसी का हाल, पड़ोसी का हाल मतलब पाकिस्तान का हाल। वहाँ क्या है भाई? मेजॉरिटी मुस्लिम है, एक ही धर्म है लगभग, वहाँ एक ही धर्म है। तो देख लीजिए हाल उसका, भुखमरी, बेरोजगारी चरम पर है अपने दोस्तों। तो ये बाबा अपने वक्तव्य देते रहते हैं, आजकल के नेता भी अपने वक्तव्य दे रहे हैं। दोस्तों राष्ट्र भैया एक समाज के बीच आपसी जुड़ाव है, और ये आपसी जुड़ाव भैया धर्म के आधार पर देखने को मिलता है, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, इतिहास के आधार पर। हम लोगों की भाषा हिंदी है, हम लोगों की राजभाषा हिंदी है भैया। हम हिंदी के राजभाषा होने पर, या राष्ट्रभाषा होने पर भैया क्या करें? आपस में जुड़ाव महसूस करें, या हम अपने एक धर्म होने पर आपस में जुड़ाव महसूस करें, तो क्या भैया राष्ट्रवाद है। संस्कृति राष्ट्रवाद। देखिए संस्कृति के आधार पर भी हमें देखने को मिलता है क्या? जुड़ाव। संस्कृति के आधार पर जुड़ाव देखने को मिलता है। वो गाना सुना है दोस्तों आपने कि देश मेरा रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। रंगीला का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे? रंगीला का मतलब है संस्कृति, कल्चर। यहाँ तमाम प्रकार के कल्चर पाए जाते हैं। आप दक्षिण में चले जाइए, पूर्व में चले जाइए, उत्तर में चले जाइए, अलग अलग जगह अपने अपने कल्चर हैं, भैया। इतिहास के आधार पर देखने को मिल सकता है जुड़ाव। कभी हमारे वाले तो ऐसे थे, समझ रहे बात को, कि इतिहास के आधार पर भी हमें जुड़ाव देखने को मिलता है कि भैया हमारे वाले तो ऐसे थे कि मतलब एक बार में 5-5 लीटर पानी पी जाते थे। तो भैया हम तो उनके परिवार से हैं, और भाई हम तो एक रहेंगे। हम क्या रहेंगे? हम एक रहेंगे। तो दोस्तों राष्ट्र का मतलब समाज के बीच आपसी जुड़ाव या भावनात्मक जुड़ाव। और दोस्तों ये जुड़ाव हमें इन आधार पर देखने को मिल सकता है। अच्छा दोस्तों, आपने भारत माता कितने लोगों ने देखी है? भाई आप लोगों ने भारत माता कितने लोगों ने देख ली अब तक? भाई कोई कहेगा हमने नहीं देखी, सर हमने भी ना देखी। भैया जब भारत माता किसी ने ना देखी तो भारत माता क्या है? भारत माता क्या है भैया? हम जुड़ाव महसूस तो करते हैं भैया, ये भी एक भावनात्मक जुड़ाव है भारत माता के प्रति, एक भावनात्मक जुड़ाव है भारत माता के प्रति कि भारत माता हमने देखी ना, क्या है? एक जुड़ाव है, सेंटिमेंट है एक आपस में। तो बात समझ में आई। और दोस्तों ये हिटलर, मसोलिनी, ये लोग जो थे कहीं ना कहीं ये भी इन्हीं राष्ट्रवादियों की बात करते थे, इन्हीं की बात करते थे कि भैया इनके नाम पर हम लोग एक हो जाएं, इन्हीं के नाम पर एक हो जाएं, एक ही धर्म, एक ही भाषा होनी चाहिए हमारी, एक ही धर्म, एक ही भाषा होनी चाहिए। हिटलर जो था भैया मतलब मेरा ही धर्म सर्वोत्तम है। हिटलर का मतलब था कि भाई मेरा ही धर्म सर्वोत्तम है और तुम इसके पीछे पीछे आ जाओ, तुम इसके पीछे पीछे आ जाओ। मतलब सवाल मत करो, सवाल मत करो, केवल तुम्हारे कर्तव्य हैं। सवाल मत करो भाई, कर्तव्य हैं, पीछे पीछे आ जाओ। एक ही धर्म के प्रति डेवोटेड रहना है। किसका? कौन कहता था? हिटलर। समझ रहे हो बात को? तो भैया जब भी कभी सुनियो,
जब भी कभी आप लोगों को इन आधारों पर समाज में जुड़ाव देखने को मिले, जब भी कभी आपको इन आधारों पर समाज में जुड़ाव देखने को मिले, तो दोस्तों इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या करते हैं, इसे कहते हैं भैया हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं बच्चा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। मैंने कहा कि भैया राष्ट्र का मतलब समाज के बीच आपसी जुड़ाव, भावनात्मक जुड़ाव, और ये जुड़ाव दोस्तों हमें निम्न आधार पर देखने को मिलता है, जैसे धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, इतिहास के नाम पर। जब भी दोस्तों आपको समाज में, जब भी आपको समाज में इन आधारों पर समाज में जुड़ाव देखने को मिले, जब भी आपको समाज में इन आधारों पर जुड़ाव देखने को मिले, तो दोस्तों वो क्या है, वो है भैया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अब बताइए हिटलर कौन से राष्ट्रवाद की बात करता था, तो भैया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता था हिटलर। आई बात समझ में। एक होता है दोस्तों राजनीतिक राष्ट्रवाद, एक क्या होता है, एक होता है दोस्तों राजनीतिक राष्ट्रवाद। क्या होता है, राजनीतिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक राष्ट्रवाद। एक क्या होता है बच्चा, एक होता है राजनीतिक राष्ट्रवाद। अब भैया राजनीतिक राष्ट्रवाद कैसे समझे हम, तो समझो, कभी कभी मोदी जी घोषणा करते हैं कि भाई हर घर तिरंगा, और दोस्तों आप लोग, उन्होंने घोषणा करी कि भाई कल सब लोग जो है, कल 26 जनवरी है और सब लोग अपने घर से निकलेंगे और हाथ में एक एक झंडा होगा सभी लोगों के, और 5 किलोमीटर की रफ्तार से जाएंगे, मतलब 5 किलोमीटर घूम करके आएंगे। ठीक है, 5 किलोमीटर तक घूम करके आएंगे। किसने घोषणा करी, मोदी जी ने। आई बात समझे। तो भैया राजनीतिक राष्ट्रवाद को ऐसे समझें कि भैया किसी पार्टी के प्रति, या दोस्तों राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्रध्वज के प्रति, या राष्ट्रगीत के प्रति, या दोस्तों किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति, या दोस्तों कभी कभी नारा देते हैं मोदी जी, हर घर तिरंगा होना चाहिए, तिरंगा को लेकर के भागो। ये क्या है, ये राजनीतिक राष्ट्रवाद है। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल नेशनलिज्म है, राजनीतिक राष्ट्रवाद है कहीं ना कहीं ये। आई बात समझ में। तो दोस्तों हम देख रहे थे कि भैया, हम देख रहे थे सर, हमने देखा कि भाई शुरुआत में हमने क्या देखा, शुरुआत में हमने देखा कि भाई भारत एक राज्य है और इस राज्य को होने के लिए 4 तत्व होने आवश्यक हैं। हम लोगों ने देखा तत्व कौन कौन से होने चाहिए और महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होना चाहिए, वो भी हमने देखा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इतना बात ध्यान रखना। उसके बाद भैया हमने देखा राष्ट्रवाद क्या है, यानी राष्ट्र क्या है। तो भैया राष्ट्र क्या है, राष्ट्र मतलब आपसी जुड़ाव समाज के बीच, और ये जुड़ाव हमने इन आधारों पर देखने को मिलता है, और इन आधारों पर देखने को मिलता है। ठीक है, आइए बात समझे। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि भैया, अच्छा आप भूले तो नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आप भूले तो नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं भैया भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी भारत राज्य को चलाने वाली राज्य व्यवस्था, भारत राज्य को चलाने वाली राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आई बात समझ में। तो दोस्तों एक बात आइए, जब हम पढ़ रहे थे कि भाई भारत राज्य को चलाने वाली राज्य व्यवस्था, तो एक बात बताइए मुझे दोस्तों, इस राज्य व्यवस्था की जरूरत हमें क्यों पड़ी। दोस्तों इस राज्य व्यवस्था की जरूरत हमें क्यों पड़ी, मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ भाई, क्यों पड़ी हमें इस राज्य व्यवस्था की जरूरत, क्यों पड़ी भाई। तो कुछ सुनो, इस राज्य व्यवस्था की जरूरत या इस राज्य की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, इस राज्य या सरकार की आवश्यकता दोस्तों हमें क्यों पड़ी। हम तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं भैया, इस राज्य की या इस राज्य सरकार की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, क्यों पड़ी। तो दोस्तों समझिए, जहाँ कहीं भी राज्य सरकार ना होगी, वहाँ क्या नहीं होगा भैया, वहाँ क्या नहीं होगा, वहाँ सेना नहीं होगी,
वहाँ सेना नहीं होगी भैया, सेना नहीं होगी। वहाँ भैया पुलिस नहीं होगी और विधि नहीं होगी। क्या नहीं होगी भैया? सेना नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी और विधि नहीं होगी। एक बात बताइए दोस्तों कि जहाँ सेना, पुलिस, विधि ये ना हो वहाँ क्या हो सकता है? वहाँ क्या हो सकता है आप लोग खुद ब खुद समझ सकते हैं। वहाँ आप लोग खुद ब खुद समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो दोस्तों क्या हो सकता है कि सर क्या हो सकता है? वहाँ हो सकता है क्या? वहाँ हो सकती है दोस्तों अराजकता। क्या हो सकती है वहाँ? अराजकता। क्या हो सकती है? अराजकता। अराजकता। अराजकता का मतलब ये मत समझ लीजिए आप लोग कि भाई लोग आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मतलब ये अराजकता नहीं होती है। ये अराजकता नहीं होती दोस्तों। अराजकता का मतलब होता है मत्स्य न्याय बोल दीजिए इसे, या दोस्तों आप लोग इसे ऐसे, एक मिनट रुकिए, ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब बलशाली व्यक्ति और बलपूर्वक बन जाएगा और जो बलहीन व्यक्ति है वो और ज़्यादा बलहीन रह जाएगा। जैसे दोस्तों आज दोस्तों आज के समय में अडानी साहब घोषणा करते हैं। अडानी साहब अभी कुछ दिन पहले बयान था उनका, कह रहे थे, अडानी साहब घोषणा कर रहे थे कि भाई मैं जो भी बना हूँ अपनी मेहनत से बना हूँ, मैं जो भी बना हूँ अपनी मेहनत से बना हूँ। अडानी साहब घोषणा कर रहे थे कुछ दिन पहले। अब दोस्तों जब मैं अपनी मर्जी से सब कुछ बना हूँ, एक बात बताइए, वो शायद ये बात भूल गए कि उनको बनाने में कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उनको बनाने में कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ा योगदान है, वो ये बात भूल गए। दोस्तों अभी आप लोग देखते हैं कि भाई एक तरफ तो आप निकल जाइए, किसी भी शहर में निकल जाइए, सड़कों पर निकल जाइए, एक तरफ देखते हैं आप लोग भाई बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, कि बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, और एक तरफ देखते हैं आप लोग कि भैया झोंपड़ी भी पड़ी हैं। दोस्तों मैं रूम से बाहर जाता हूँ तो मुझे भी ऐसा ही कहीं ना कहीं दृश्य दिखाई देता है, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा दृश्य दिखाई देता है दोस्तों। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि भैया एक तरफ आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ आपको झोंपड़ी दिखाई दे रही हैं, तो यही होती है अराजकता कि भैया अमीर अमीर बन जाएगा और गरीब गरीब ही रह जाएगा यदि सेना, पुलिस, विधि ना हो तब। आई बात समझ में? और दोस्तों हम लोग तो यही पढ़ रहे हैं कि भैया राजनीतिक व्यवस्था की क्यों जरूरत पड़ी है, राज्य या सरकार क्यों जरूरत पड़ी हमें, तो भैया अराजकता ना आ जाए समाज में इसलिए जरूरत पड़ी सर। और दोस्तों ये गांधी जी हैं, अपने गांधी जी जिन्हें हम महात्मा गांधी जी कहते हैं, ये चाहते थे कि भाई राज्य सरकार हो ही नहीं, राज्य या सरकार होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब एक बात बताइए, जब मानव हमारा नैतिक है, मानव अपने विचारों को समझता है, अपने भले बुरे कामों को समझता है, तो मानव को क्या आवश्यकता पड़ी कि भाई कोई इस पर आकर के नियंत्रण करे। मानव को क्या आवश्यकता पड़ गई कि भाई इस पर कोई आकर के नियंत्रण करे। दूसरी तरफ दोस्तों जो कार्ल मार्क्स हैं, कहीं ना कहीं वो भी राज्य या सरकार को एक शोषण करने वाली संस्था बताते हैं। राज्य या सरकार को एक शोषण करने वाली संस्था भी बताते हैं। कौन बताते हैं दोस्तों? कार्ल मार्क्स साहब। तो एक बार यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी और मार्क्स एक दिखाई देते हैं, गांधी और मार्क्स एक दिखाई देते हैं। कहाँ एक दिखाई देते हैं भैया? कहाँ? राज्य के स्वरूप पर। कहाँ? राज्य के स्वरूप पर, यानी राज्य के विनाश पर। राज्य के विनाश पर हमें गांधी और मार्क्स क्या दिखाई देते हैं? एक दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों के 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, इतना ध्यान रखना। यहाँ से आप लोगों के 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। और देखिए दोस्तों
मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जिस पर आप सभी लोग जुड़ गए, और चैप्टर के फाइनल होने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन सीट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें कि आज आप लोग अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं, और उम्मीद यही करूंगा कि भाई इससे जो है बाहर क्वेश्चन ना आए। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज भाई? हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सर, राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब भारत राज्य को चलाने वाली व्यवस्था। भाई भारत राज्य है, कहीं ना कहीं भारत राज्य है। तो जब भारत राज्य है तो भाई भारत राज्य होने के लिए कितने तत्व होने चाहिए? 4 तत्व होने चाहिए। कौन कौन से भैया? कौन कौन से? भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता मतलब किसी आंतरिक या बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता। इधर हमने देखा दोस्तों कि भैया यूपी, बिहार, महाराष्ट्र ये क्या है? ये प्रांत हैं। ये क्या है? प्रांत हैं। और राज्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होना चाहिए? कौन सा बाबू? कौन सा बेटे? ओ मेरे शेर, कौन सा होना चाहिए? संप्रभुता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा होना चाहिए? संप्रभुता होना चाहिए भैया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भैया देश और राज्य तो एक ही बात है, लेकिन दोस्तों राष्ट्र भी एक बात है क्या? भैया आप लोगों ने कहा नहीं सर, नहीं, राष्ट्र एक बात नहीं है। राष्ट्र एक बात नहीं है। लेकिन यदि दोस्तों आप ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, यदि आप ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं इसको खतरा पहुंचा रहा है, कहीं ना कहीं इसको खतरा पहुंचा रहा है, आप लोगों ने ऐसा राष्ट्र का निर्माण कर लिया कि भाई इसको खतरा पहुंचा रहा है, सरकार की भूमि को ठेस पहुंचा रहा है, सरकार की भाई संपत्ति को ठेस पहुंचा रहा है, भूमि को ठेस पहुंचा रहा है। भाई ट्रेन है, आप लोग ट्रेन मानकर ट्रेन चला रहे हैं, भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र और राज्य का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं बिगड़ने लगेगा। व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो इसका इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों सिद्धांतिक रूप में ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये बात देखिए भैया, एक होता है राजनीतिक राष्ट्रवाद, दूसरा होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। राजनीतिक राष्ट्रवाद मतलब तिरंगे के प्रति, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, ये घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इन सब के प्रति क्या एक आपसी जुड़ाव। पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मतलब इन चारों के आधार पर आपसी जुड़ाव समाज में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब सुनो तो मेरी बात ध्यान से भैया, ठीक है? आज की जो मैंने क्लास पढ़ाई है, आज की तो जो दोस्तों मैंने क्लास पढ़ाई है, उस क्लास में दोस्तों, उस क्लास में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, लगभग मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं आपको, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, पक्की बात है, और बने हैं। आई मीन जब यूपीएससी पीसीएस में आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन, तो भारत के किसी भी एग्जाम में वो आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपको सीट में दूंगा। और दोस्तों एक बात बताइए मुझे, जब आप कह रहे हैं कि भैया राष्ट्र का निर्माण निरंतर चलता रहता है, राष्ट्र का निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब राष्ट्र का निर्माण तो होता रहता है भैया। तमाम बाबा, तमाम नेताएं अपने अपने बयान देते रहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो राष्ट्र का निर्माण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि आप लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई राष्ट्र का निर्माण करने वाली जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि राष्ट्र का निर्माण हो चुका है, राष्ट्र का निर्माण हो चुका है, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों, आप हो जाएंगे, एक विचारक था हीगल, एक विचारक था हीगल, आप उसकी तरफ हो जाएंगे। वो कहता था कि जब राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा तो सर्वोच्च सत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। ये दोस्तों एक काल्पनिक विचार ही हो सकता है, ये एक काल्पनिक विचार ही हो सकता है, ये एक यूटोपियन विचार ही हो सकता है। लेकिन दोस्तों राष्ट्र की जो प्रक्रिया है, यानी राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और दोस्तों कल क्लास हमारी
लगभग 45 मिनट के आसपास ही रहेगी और आज भी इतनी रही है। लेकिन दोस्तों सोमवार में यानी कि मंडे में हमारी क्लास थोड़ी लंबी खींचेगी, लगभग 1.5 घंटे के आसपास जाएगी, क्योंकि दोस्तों लगभग 2 दिन से टेक्निकल इशू चल रहा है, यहाँ लाइट की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं चल पा रही है, इसलिए इन्वर्टर से हम लोग काम चला रहे हैं। ठीक है भैया, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक नई जोश नई उमंग के साथ कल को लिए। धन्यवाद, नमस्ते।